हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, अभी ये नया आयोग बन गया है। तो आप कुछ भी सर्च करते हैं तो इसी नाम से सर्च किया कीजिए, क्योंकि अभी ये नया आयोग इस नाम से बन गया है। रेगुलर बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। एग्जाम आपका अप्रैल में है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए 63 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 64 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा study247.in, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। कुछ लोगों के ईमेल आईडी हैं, उनमें फुल हो चुका है स्टोरेज, तो वो या तो आप अपना ईमेल आईडी में जो स्टोरेज है गूगल ड्राइव में जाके उसको खाली कर लीजिए, अदरवाइज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो तो। लेट्स बिगिन। डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? देखिए, ये मानव पोर्टेबल है, डीआरडीओ ने विकसित किया है हवाई खतरों को निष्क्रिय करने के लिए, और एक डिफेंस सिस्टम है, रक्षा प्रणाली है। इसका नाम पूछा हमसे, इसको किसी भी तरीके से पूछा जाए आपको ध्यान रखना है ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है, और ये एक मानव पोर्टेबल क्या है कि एक कोई ह्यूमन बीइंग भी उसको उठा के दूसरी जगह ले जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह कोई इंसान भी ले जा सकता है। इस तरीके का है ये, शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, ये कम दूरी का है, और इसका नाम है दिस वन। ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। शॉर्ट रेंज है ये डिफेंस सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? जो कानपुर षड्यंत्र है उसमें 1924 का, इसमें से कौन शामिल नहीं था? कानपुर षड्यंत्र है ये कम्युनिस्ट के खिलाफ चलाया गया था, अंग्रेजों ने कम्युनिस्टों के खिलाफ, और इस केस में उन्होंने ऐसे डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद और शौकत उस्मानी पे मुकदमा चलाया था। इसमें M.A. अंसारी नहीं थे। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का जो हमारे सिलेबस है, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, पर्सन इन न्यूज, इस तरीके का जो हमारा करंट अफेयर्स का सिलेबस है, इसमें हमने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, और अब जैसे जैसे किसी भी स्टेट का एग्जाम होता है और उसमें करंट अफेयर्स सिलेबस में होता है, तो हम उस पेपर को जरूर देखते हैं कि हम जो करंट अफेयर्स करवा रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में भी आ रहे हैं या नहीं। तो जितने भी एग्जाम्स अभी रिसेंटली हो रहे हैं, हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें से काफी क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। कभी फ्री रहेंगे तो आपको ये जरूर बताएंगे कौन से एग्जाम में क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन हमारे उससे आया है, लेकिन काफी क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। 38वें नेशनल गेम्स 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसकी मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। 38वें नेशनल गेम्स 2025 हैं, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं। ये नेशनल गेम्स जो ये 38वें नेशनल गेम्स है, इसमें 28 खेल प्रतियोगिताएं एवं 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित होंगी। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, इसमें 2025 के टोटल इसमें 32 खेल स्पर्धाएं हैं। इसमें 32 तो खेल स्पर्धाएं हैं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं हैं। 4 प्रदर्शन स्पर्धाओं से मतलब क्या है? प्रदर्शन स्पर्धाएं जैसे सिर्फ वो एक डेमो के कार्यक्रम है, पारंपरिक डेमो, जैसे कलारी पट्टू है या फिर मलखंब है, इनका डेमो है। तो इसमें टोटल 28 खेल प्रतियोगिताएं नहीं है, 32 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं सम्मिलित है। टोटल 36 है, जिसमें से 32 तो खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाएं शामिल है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है इसका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार कर रहा है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% मान के चलिए हमारे एग्जाम में आने वाला है, या तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया ऊपर, या ये क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये बिहार में होने जा रहे हैं। पैरा गेम्स हो या खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, दोनों ही अप्रैल 2025 में बिहार में हो रहे हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट बी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार AQI जो इंडिया में है, AQI 101 से 200 सीमा वाली वायु गुणवत्ता श्रेणी किस में आती है? देखिए AQI 0 से 50 है, यह आता है गुड, और इसका जो कलर होता है वो इसको कलर कोड दिया हुआ है ग्रीन। इसके अलावा जो 51 से और 100 का है ये आता है सेटिस्फैक्ट्री में, सेटिस्फैक्ट्री में आता है, और जो 101 है 100 से 101 से और 200 वाला है ये मॉडरेट में आता है, और इसको येलो कलर दिया हुआ है मॉडरेट वाले को, और 201 से और 300 की रेंज में, ये एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, एयर क्वालिटी इंडेक्स का 201 से और 300 है ये पुअर में आता है, और जो 301 है 301 से और 400 वाला है ये वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, और इसके अलावा 400 से 401 से और 500 तक जो है ये सीवर कैटेगरी में आता है, काफी नुकसानदायक सीवर है कंडीशन, इसमें आता है। जो वेरी पुअर है इसको रेड कलर दिया हुआ है। जैसे 50 से 0 से 50 है गुड है, इसमें मिनिमल इम्पैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे। 51 से 100 है ये सेटिस्फैक्ट्री है, 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, और इसमें माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है। जो सेंसिटिव पीपुल है जिनको किसी को अस्थमा वगैरह है तो उनको इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है 51 से 100। 101 से और जो 200 है मॉडरेट वाला, इसमें ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लोगों को लंग्स वगैरह में जो हार्ट डिजीज है उसका भी रहता है। और 201 से और 300 है ये पुअर है, इसमें ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है ज्यादातर लोगों को। 301 से और 400 जो वेरी पुअर है इसमें रेस्पिरेटरी इलनेस रहता है, और 401 से 500 है ये सभी के लिए खतरनाक है। हमसे पूछा 101 से 200, तो 1 से 200 मॉडरेट में आता है, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। ICAR CIR CO2 मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला है, देखिए पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पहला नैनो सेल्यूलोज संयंत्र किससे संबंधित है? ICAR जो CIR COT है, ICR, अभी CIR COT का जिसको पता है वो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कर सकता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। कच्चे माल के रूप में कॉटन लिंटर का यूज किया जाता है, और ये ना सिर्फ भारत में बल्कि ये इस तरीके का दुनिया में भी पहला ही है। कपास इसका करेक्ट आंसर आएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक क्या है? प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक वो परिस्थिति में वो सभी जो लिविंग हैं, जीवित जीव हैं, उनको संदर्भित करते हैं, और जो अजैविक हैं वो निर्जीव चीजों को संदर्भित करते हैं। तो जैविक और अजैविक क्रियाएं ये एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना के रखती है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का है पार्ट 4 हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 43A है, इसको पूर्व स्थापित किया गया है, और उद्यमों के जो प्रबंधन है उसमें कर्मकारों की भागीदारी को, श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है।
ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? ईमेल करते हैं उसमें बीसीसी का पूरा नाम क्या है? जैसे हम आपको ईमेल सेंड करते हैं, जैसे ये आज आपको इवनिंग में सेंड कर दिया जाएगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, तो हम आपको, और इसके साथ में जो अभी करंट अफेयर्स है वो भी अपडेटेड करंट अफेयर्स भी आपको सेंड किया जाएगा। तो हम आपको ईमेल सेंड करते हैं, सपोज एक से ज्यादा को सेंड करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप बीसीसी के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं, तो एक दूसरे को, ये हमने सेंड किया इन लोगों को, तो अब इनमें से किसी को भी नहीं पता है कि और किसको सेंड किया है। इस तरीके से बीसीसी क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें एक दूसरे को पता नहीं रहता है। जब आप कई लोगों को ईमेल भेजते हैं तो पते को निजी और सुरक्षित रखना चाहते हैं, तभी बीसीसी का यूज लिया जाता है। हम भी आपको इसी से सेंड करते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? 1946 में जो गठित हुई थी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, उसके सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित हुई, देखिए पॉलिटी के सारे वीडियो जिससे रिलेटेड चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, खाद्य कृषि मंत्री थे। अब सी राजगोपालाचारी है, ये शिक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम है, ये श्रम मंत्री थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, इसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं किया गया है। मेजर पोर्शन इसमें करंट अफेयर्स का है। अभी कुछ टेस्ट करंट अफेयर्स में ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम की डेट आगे बढ़ी है, तो करंट अफेयर्स भी कवर होगा। जो पोर्शन, जो टाइम रहा है, जनवरी हो फरवरी हो, पहले दिसंबर जनवरी ये कंसिडर नहीं कर रहे थे, अब दिसंबर जनवरी फरवरी ये सब कंसिडर कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स का ज्यादा ले रहे हैं पोर्शन, और फिर एक दो टेस्ट और होने के बाद फिर आपको वही फुल लेंथ टू द सिलेबस पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है, जैसे एग्जाम का पेपर आता है वैसे ही करवाया जाएगा जैसे पहले करवा रहे थे। इसमें कुछ टॉपिक वो भी कंसिडर किए हैं जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं, जो लगता है कि ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, जियोग्राफी का है या करंट अफेयर्स का है, उस तरीके के टॉपिक भी इसमें कवर किए हैं। प्राभव रिपोर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्राभव रिपोर्ट है भारत का जो औद्योगिक या जो आंतरिक व्यापार डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी, इसने ये रिपोर्ट तैयार की है। प्राभव क्या है? पावरिंग ए रिजिलियंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स, ये प्राभव है। आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। प्राभव क्या है? तो पावरिंग ए रिजिलियंट एंड अजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के लिए ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला में आमतौर पर एक ट्रॉफिक स्तर से अगले उच्च ट्रॉफिक स्तर पर कितनी प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, ये पूछा है। मुख्य रूप से ऊर्जा के रूप में क्या है? इस प्रक्रियाओं में ऊर्जा की हानि का कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो प्रत्येक क्रमिक ट्रॉफिक स्तर है उस पर उपलब्ध ऊर्जा में कमी आती है। तो इसमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे कितनी ऊर्जा स्थानांतरण होती है? वो 10% है। आप इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से काफी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या study247.in वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वैसे तो लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? किसने किया है? सीसीआई ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया है। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने
2024 में कौन से संस्थान को किसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार के अध्ययन के लिए नियुक्त किया है? ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी है, इनको किया है। MDSI, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी चर्चा में है। दक्षिण कोरिया के कौन से लेखक है जिन्होंने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? 2024 का साहित्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये दिया है हान कांग को। स्वीडिश अकादमी है, ये नोबेल प्राइज देती है, और 2024 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई उपन्यासकार है ये हान कांग, इनका चयन किया है। हान कांग ये पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है, पहली एशियाई महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में सुमेलित करना है। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन है इधर, और इनको किस कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए। अनन्या विजेश हैं, अनन्या विजेश को मिला है ये संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है इनको। प्रतीक खंडेलवाल है, इनको सुगम्यता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतीक खंडेलवाल को राष्ट्रीय व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रियंका दीपक दबड़े है, ये आर्ट और कल्चर के फील्ड में इनको दिया है, आर्ट और कल्चर के फील्ड में। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, दिव्यांग का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में अवार्ड्स वगैरह का, और ये अभी शुरू किया है दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। अनन्या विजेश संगीत में, प्रतीक खंडेलवाल सुगम्यता में, प्रियंका दीपक दबड़े आर्ट एंड कल्चर में। इसमें और भी नाम है जो आने वाले टाइम में आपको करवा दिए जाएंगे। इसमें ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, लेकिन कुछ नाम और हैं। चक्रवात के आगमन के समय निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है? चक्रवात के आगमन के समय, चक्रवात सामान्यतः जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर सेंट्रिक होता है, जिसमें परिधि से और केंद्र की तरफ हवाएं चलती है। उसकी जो परिधि है उससे, परिधि से और सेंटर की तरफ हवाएं चलती है। चक्रवात में वायु प्रवाह की दिशा है। अगर हम नदन गोला हेमिस्फीयर की बात करें तो नदन हेमिस्फीयर में चक्रवात के टाइम पे जो वायु प्रवाह है, हवा किस दिशा में है, तो घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती है हवा नदन हेमिस्फीयर में, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल ही हवा चलती है। और चक्रवात आता है उससे पहले हवा की गति धीमे पड़ने लगती है, प्रेशर डाउन होता है, वायु दाब गिरने लगता है, और एक बादल से छाए रहते हैं, मेघ छा जाते हैं। ये चक्रवात के आने से पहले होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? कौन से आर्टिकल में राज्य की भाषा या भाषाएं अपनाने का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 345, उसके अंतर्गत राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया का उसमें वर्णन किया गया है। जबकि आर्टिकल 342 क्या है? ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। आर्टिकल 343 किससे संबंधित है? ये संघ की राजभाषा, यूनियन की राजभाषा है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 345 है, राज्य की राजभाषा से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 346 क्या है? दो राज्यों के बीच में पत्र की क्या भाषा होगी, उससे संबंधित है। ये राज्य का पूछा है, सी करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 है, ये लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करता है। जबकि आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज
क्रिएट की जाए ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इस तरीके से कोई नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जाए, उसका प्रावधान अनुच्छेद 312 में है हमारे सिलेबस में। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये सब है। अनुच्छेद 315 क्या है? अनुच्छेद 315 है, ये सेंटर और स्टेट के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। ये केंद्र, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान करता है ये। तो ये आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है आपको। हमसे पूछा है लोक सेवाओं को संरक्षण का, तो संरक्षण आर्टिकल 311 देता है। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत नॉर्वे ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ये मुंबई में आयोजित किया गया है ये सम्मेलन। नॉर्वे की इसमें जो राजदूत थी मे एलिन स्टेनर, वो शामिल हुई थी, और भारत की तरफ से पीयूष गोयल जी। केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे के आगणन हेतु निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? ये राजकोषीय घाटे का पूछा हमसे, राजकोषीय घाटे के लिए। तो देखिए, अगर आपने वीडियोस देख रखे हैं तो आपको पता होगा राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजस्व खाते में जो प्राप्त होता है, उसमें जो सार्वजनिक उपक्रम है उनका पूंजी से जो राशि प्राप्त होती है उसको जोड़ दिया जाता है, और फिर उसमें से कुल सार्वजनिक जो खर्चा है उसको माइनस कर दिया जाता है। तो राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? राजस्व खाते में क्या प्राप्त हुआ है, फिर उसमें से जो सार्वजनिक उपक्रम है उससे क्या राशि प्राप्त हुई है, इन दोनों को जोड़ के और जो सार्वजनिक खर्चा है उसको माइनस कर दिया जाता है। ये चीजें की जाती हैं राजस्व खाते की प्राप्तियां। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यमों से पूंजी, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके और फोर्थ को माइनस कर दिया जाता है। ये टोटल राजकोषीय घाटा होता है। सलाल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना है, ये कौन सी नदी पे स्थित है? इसकी जो टोटल कैपेसिटी है अराउंड 750 मेगावाट है, और ये चेनाब रिवर पे है, जम्मू कश्मीर में। नवंबर 2024 में प्रथम, देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये पहली बार हो रहा है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? अभी नवंबर 2024 में हुआ है, और पहला हुआ है बोडोलैंड महोत्सव। ये कहाँ पे आयोजन हुआ है इसका? पहला बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ है, केडी जादव कुश्ती स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। अक्टूबर 2024 में मेटा के सहयोग से, मेटा क्या है? ये फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, इसके सहयोग से किस आईआईटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की है? मेटा के सहयोग से बनेगा, आईआईटी में बनेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये आईआईटी जोधपुर में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर हैं ये। एक्चुअली देखिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, अरेबियन सी, ये सभी कन्याकुमारी में मिलते हैं। इनका मीटिंग पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। जो केप कोमरीन है उसके नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। और जो कार्डोमम हिल्स हैं उसका सदर्न पोर्शन है ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों से मिला हुआ है। और दूसरा जो कार्डोमम हिल्स है, कार्डोमम हिल्स का ये सदर्न हिस्सा है, कन्याकुमारी, केप कैमरून।
निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2024 में 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन से देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये किया है सोशल मीडिया का ये कि इसमें जो कम उम्र के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से दूर रहें? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है और 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए किया है। और इसमें जो कंपनी है, जो सोशल मीडिया कंपनी है, अगर इन नियमों की पालना नहीं करती है, वायलेट करती है इन रूल्स को, तो उन पे 50 मिलियन जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसका जुर्माना लगाया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, लेकिन ये नवंबर 2024 में लागू इसकी ये शुरुआत की है। नवंबर 2024 में कानून बनाया है और इसमें कंपनियों को 1 साल का टाइम दिया है, तो ये नवंबर 2025 से लागू हो जाएगा। किसने दुनिया का पहला AI और 5G एकीकृत दूरसंचार 5G AI RAN लॉन्च किया है? देखिए, ये दुनिया का पहला है, पूरी दुनिया का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G दोनों डेडली कॉम्बिनेशन है इसमें ये, और इसका नाम क्या है? AI RAN 5G बेस्ड है, ये एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क है। किसने लॉन्च किया है? ये एनवीडिया और सॉफ्टबैंक कॉर्प ने मिलके ये लॉन्च किया है दुनिया का पहला AI 5G एकीकृत दूरसंचार नेटवर्क। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? रिमोट लॉगिन की सुविधा कंप्यूटर पे कौन प्रदान करता है? दूरस्थ लॉगिन या रिमोट लॉगिन की सुविधा है ये टेलनेट प्रोवाइड करवाता है, और टेलनेट है जो ये टर्मिनल इम्यूलेशन जो पर्पज हैं उनको सुविधाजनक बनाता है। इसको विकसित किया गया था 1969 में, और ये कंप्यूटर पे रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रोवाइड करवाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल घटक का क्या कार्य है? जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें डिजिटल घटक का क्या कार्य है? हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल घटक एक तार्किक और जो संख्यात्मक संचालन है वो प्रोवाइड करवाता है। अब अगर कोई तार्किक और जो संख्यात्मक संचालन प्रोवाइड करवा रहा है, इट मीन्स वो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो डिजिटल घटक है उसका काम कर रहा है एज ए कंट्रोलर। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है आपको जानते हैं 7 से 9 बजे के बीच में आपके ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा, और इसके साथ में करंट अफेयर्स के नोट्स भी जो अपडेटेड नए हैं वो सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।